Hello students. So we were studying about neuromuscular blocking agents. अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर हम एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे पर्टिकुलर. नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट आता है दैट इज एट्राक्यूरियम और निवाक्यूरियम. ये जो दोनों एजेंट्स हैं ये हमारे पास, अब जो हमने डी ट्यूबोग्रालिन पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि डी ट्यूबोग्रालिन हमारे पास हिस्टामिन का रिलीज इंक्रीज करवाता है और हमारे पास जो गैंग्लिया है उसको भी ब्लॉक करता है. और हमारे पास पैम्पिरोनियम और गैलामाइन जो है वो हिस्टामिन का रिलीज हमारे पास नहीं करवाते. लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास एट्राक्यूरियम और निवाक्यूरियम है, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारे पास सिमिलर है डी ट्यूबोग्रालिन के साथ. लेकिन ये और क्या करते हैं, हमारे पास हिस्टामिन का रिलीज करवाते हैं और हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है उसको डिक्रीज करवाते हैं और ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 0.3 to 0.6 mg पर kg की डोज दी जाती है एट्राक्यूरियम और निवाक्यूरियम की. नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है दैट इज रोक्यूरोनियम. अब जो रोक्यूरोनियम एजेंट है ये हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, लेकिन इसका जो हमारे पास एक्शन होता है वो हमारे पास रैपिड होता है. रोक्यूरोनियम हमारे पास लिवर के अंदर एलिमिनेट होता है, लेकिन अब जो ये ड्रग है ये हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन के अल्टरनेटिव की उस पे दी जाती है. तो हमने पढ़ा था कि जो सक्सिनाइलकोलिन एजेंट होता है वो हमारे पास डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के अंदर आता है. तो हमारे पास इसके अगर किसी पेशेंट के अंदर हम सक्सिनाइलकोलिन यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम रोक्यूरोनियम देते हैं. इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड आता है लाइक सक्सिनाइलकोलिन. नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है दैट इज पाइक्यूरोनियम. अब जो पाइक्यूरोनियम एजेंट होता है ये हमारे पास स्टेरॉइडल होता है, इसका स्लो ऑनसेट होता है, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो इन कंपैरिजन टू अदर एजेंट्स हमारे पास हाई होता है. और उसके अलावा जो हमारे पास पाइक्यूरोनियम है ये लिवर और किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास मीवाक्यूरियम एजेंट है. मीवाक्यूरियम हमारे पास शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, ये हमारे पास प्लाज्मा कोलिनेस्टरेजेस के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती है. अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है दैट इज डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स. अब जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं ये हमारे इसके अंदर हमारे पास जो प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज सक्सिनाइलकोलिन. अब जो सक्सिनाइलकोलिन होती है ये हमारे पास क्या करती है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है और हमारे पास पर्सिस्टेंट या प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करती है. और हमारे पास इनिशियली जो मसल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास स्टिमुलेट हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास इनिशियल स्टिमुलेशन के बाद क्या हो जाता है, हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज हो जाता है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर. अब ये जो हमारे पास ड्रग्स है जो सक्सिनाइलकोलिन है ये हमारे पास गैंग्लिया को ब्लॉक नहीं करता, लेकिन ये हिस्टामिन का रिलीज करवाता है. और हिस्टामिन का रिलीज करवाने की वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म्स कॉज होते हैं. और हमारे पास जो सक्सिनाइलकोलिन होता है, सक्सिनाइलकोलिन हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव पेन कॉज करता है इन द पेशेंट्स जिनके अंदर हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन दिया जाता है. अब जो हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन एजेंट होते हैं ये हमारा सक्सिनाइलकोलिन होता है ये हमारे पास रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं स्यूडोकोलिन एस्टरेजेस की प्रेजेंस में, जो कि हमारे पास लिवर प्रोड्यूस करता है. और हमारे पास इसकी वजह से जो हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो हमारे पास इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है. अब जो सक्सिनाइलकोलिन है, सक्सिनाइलकोलिन जो एजेंट है इसके हमारे पास बहुत स्पेसिफिक ड्रग इंटरैक्शंस देखे जाते हैं. जैसे कि जो सक्सिनाइलकोलिन है इसको हम थायोपेंटोन के साथ एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि जब जो सक्सिनाइलकोलिन है वो हमारे पास थायोपेंटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं ये हमारे पास स्पेसिफिकली जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ दिए जाते हैं ताकि मसल्स जो है उनको रिलैक्स कर पाएँ. तो इसकी वजह से, लेकिन ये जो हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन है, सक्सिनाइलकोलिन हम थायोपेंटोन के साथ नहीं दे सकते क्योंकि सक्सिनाइलकोलिन थायोपेंटोन के साथ रिएक्ट कर जाता है. उसके अलावा हमारे पास जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं
वो हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन का जो एक्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हम सक्सिनाइलकोलिन का जो डोज है, अगर हम जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ दे रहे हैं तो डोज हमें मॉडरेट करना पड़ता है, हमें बहुत कम डोज में सक्सिनाइलकोलिन रिक्वायर्ड होता है व्हेन इट इज गिवन विद जनरल एनेस्थेटिक्स। उसके अलावा हमारे पास जो एंटी एसिटाइलकोलिन एस्टरेज ड्रग्स होती हैं, जो हमारे पास नियोसिग्मिन और फाइसोस्टिग्मिन है। अब नियोसिग्मिन फाइसोस्टिग्मिन हम ट्यूबोक्यूरारिन और जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं उनके साथ हम दे सकते हैं, और हमारे पास ये इनका जो इफेक्ट है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो एंटीकोलिन एस्टरेज ड्रग्स हैं वो सक्सिनाइलकोलिन और हमारे पास जो डेकामेथोनियम ड्रग है, इन दोनों के साथ भी हमारे पास एक्शन को एंटागोनाइज करता है। उसके अलावा हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो भी हमारे पास जो सक्सिनाइलकोलिन का जो इफेक्ट है उसको इंक्रीज कर देते हैं या प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन का जो डोज है वो मॉडरेशन में देना होता है। जो हमारे पास डायजेपाम ड्रग है, हमारे पास प्रोपैनोलॉल ड्रग है, क्विनिडीन ड्रग है, ये सारी भी हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन का एक्शन इंक्रीज कर देती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके साथ भी हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन जो है वो हमारे पास उसका एक्शन इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन का जो डोसेज है वो हमारे पास बहुत कम दिया जाता है ड्यू टू नंबर ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस। अभी जो हमने ये एजेंट्स पढ़े, हमारे पास जो सक्सिनाइलकोलिन है उसका और डेकामेथोनियम जो हमारे पास ड्रग है, इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है, लेकिन डेकामेथोनियम के साथ हमारे पास जो नंबर ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस है वो कम है इन कंपैरिजन टू सक्सिनाइलकोलिन। अब जो ये हमने एजेंट्स पढ़े न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, अब ये एजेंट्स जो हैं ये हमारे पास यूज कहाँ पे होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ। स्पेसिफिकली हमारे पास अगर किसी पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी होनी हो या फिर हमारे पास ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेशन होनी हो, तो उन केसेस के अंदर हमारे पास जो हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। सेकेंडली हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस होने हैं, जैसे कि हमारे पास एंडोस्कोपी होनी है या फिर लेरिंगोस्कोपी होनी है या फिर ब्रोंकोस्कोपी होनी है, उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। अब जो हमारे पास फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के इंसिडेंसेस होते हैं उनके अंदर भी हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स को दिया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जब हमें शॉर्ट एक्टिंग ड्रग चाहिए होती है तब हम सक्सिनाइलकोलिन को यूज करते हैं, और जब हमें लॉन्ग टाइम के लिए एक्शन चाहिए होते हैं तब हम डी-ट्यूबोक्यूरारिन यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी होती है, जो हमारे पास मेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो जो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपीज होती हैं उसके अंदर हमारे पास पेशेंट्स के अंदर सक्सिनाइलकोलिन और डायजेपाम हमारे पास कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कोई स्केलेटल मसल की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। तो जनरली अगर किसी पेशेंट को हमारे पास शॉक दिया जा रहा है तो हाई चांसेस है कि वो हमारे पास अपनी लेग्स और आर्म्स को मूव करेगा, और अगर वो पेशेंट हमारे पास लेग्स और आर्म्स को मूव करेगा तो हमारे पास हाई चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट को इंजरी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, सक्सिनाइलकोलिन और डायजेपाम कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि जो वो पेशेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ड्राउजी हो जाए विद द यूज ऑफ डायजेपाम, और सेकेंडली हमारे पास सक्सिनाइलकोलिन से जो उसके स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे पास रिलैक्स हो जाए या पैरालिसिस हो जाए टेम्परेरीली, और हमारे पास उस पेशेंट के अंदर कोई स्केलेटल मसल की इंजरी ना हो। उसके अलावा हमारे पास जो स्पास्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी हमारे पास कंडीशन की वजह से अगर किसी पेशेंट के अंदर स्पाजम्स मस्कुलर स्पाजम्स आने शुरू हो गए हो तो उन पेशेंट्स के अंदर हम स्पाजम्स को ट्रीट करने के लिए हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स देते हैं। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, जो हमारे पास टेटनस होता है, जिन पेशेंट्स को हमारे पास टेटनस के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास मसल्स जो है वो ट्विचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो जो हमारे पास स्पास्टिक डिसऑर्डर है उसको प्रिवेंट करने के लिए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो हमारे पास एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं उनके अंदर हमारे पास जो कन्वर्जन्स होती है उनके अंदर हाई चांसेस होते हैं कि हमारे पास स्पास्म्स हो सकते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास हेमीप्लेजिया और पैराप्लेजिया के अंदर भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। इसी के अंदर हमारे पास एक एजेंट आता है दैट इज बोटुलिनम टॉक्सिन। अब जो हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन होता है ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करता है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से मिलता है हमारे पास बोटुलिनम टॉक्सिन। अब ये एसिटाइलकोलिन को जब इनहिबिट करता है, एसिटाइलकोलिन इनहिबिट होगा तो हमारे पास जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो हमारे पास प्रिवेंट हो जाएंगे। तो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है इसको हम बोटॉक्स भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास रिंकल्स आते हैं वो हमारे पास फेस के ऊपर जो रिंकल्स आ जाते हैं वो हमारे पास किसकी वजह से आते हैं, जो हमारा मसल होता है फेस के बीनीथ वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और उस मसल को रिलैक्स करवा के हम क्या करते हैं, जो हमारे रिंकल्स होते हैं उनको ट्रीट कर देते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स भी आते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के अंदर हमारे पास डेंट्रोलीन एजेंट आता है। अब जो ये डेंट्रोलीन एजेंट आता है ये हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट है, डायरेक्ट एक्शन होता है। ये डायरेक्टली हमारे पास स्केलेटल मसल के ऊपर जाता है और हमारे पास कैल्शियम का रिलीज जो है उसको हमारे पास इनहिबिट कर देता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जब हमारे पास कैल्शियम का रिलीज हमारे पास इनहिबिट हो जाता है तब हमारे पास मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, और मसल जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता तो हमारे पास मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। अब जो ये डेंट्रोलीन है ये हमारे पास सिमिलरली जो स्पास्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी होती है या स्पाइनल इंजरी हो जाती है या फिर हेमीप्लेजिया और पैराप्लेजिया हो जाता है, उन केसेस में हमारे पास डेंट्रोलिन यूज की जाती है। अब डेंट्रोलिन के हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डेंट्रोलिन होता है वो हमारे पास टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है लिवर के अंदर, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। हमारे पास मसल वीकनेस कॉज करता है, ड्राउजीनेस कॉज करता है, डिजीनेस कॉज करता है और हमारे पास वर्टिगो और एंजाइटी कॉज करता है जो डेंट्रोलिन एजेंट होता है। सो विद दिस आपके जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो यहीं पे फिनिश होते हैं। सो अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एक डिसीज है जो हमारे पास रिलेटेड है हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के साथ, दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। So our next topic is treatment of myasthenia gravis। So myasthenia gravis की ट्रीटमेंट के अंदर ट्रीटमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे पास चेंजेस होते हैं, म्यूटेशंस हो जाते हैं और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे पास बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जगह पे हमारे पास बॉडी के अंदर ही डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देता है। उस
डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो माइसीनिया ग्रेविस के अंदर होता क्या है, हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं, हमारे पास हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और हमारे पास मसल्स की वीक होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी जो फैटिगेबिलिटी होती है, जो हमारे पास मसल्स का जो हमारे पास टायर्डनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और इजीली हमारे पास फैटिग कॉज हो जाता है स्केलेटल मसल्स के अंदर। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके अंदर हमारे पास जो हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के लिए हमारे पास बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारे पास क्या करती है, पहले तो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। जब हमारे पास एंटीबॉडीज निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती हैं तो वो एसिटाइलकोलिन का जो एक्शन है उसको इनहिबिट करती है, और एसिटाइलकोलिन के एक्शन इनहिबिट करने के अलावा हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास जो एंटीबॉडीज है वो हमारे पास क्रॉस लिंकिंग करवा देती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, और जब हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है तब हमारे पास क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन स्टिमुलेट हो जाती है निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, और अल्टीमेटली हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। तो क्या होता है हमारे पास माइसीनिया ग्रेविस। माइसीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर which is characterized with the weakness and with the rapid and easy fatigability of the skeletal muscle. In this disease, antibodies are generated for the nicotinic receptors, and these antibodies bind to the nicotinic receptors and inhibit the action of acetylcholine. And due to the inhibition of action of acetylcholine, it also causes the cross linking of receptors and stimulate their degradation. तो हमारे पास डिग्रेड हो जाते हैं हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स के डिग्रेड करने के अलावा हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, उसको भी डैमेज कर देती है हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती हैं। तो हमारे पास एंटीबॉडीज डैमेज होने की वजह से, निकोटिनिक रिसेप्टर्स डैमेज होने की वजह से और एसिटाइलकोलिन का एक्शन ना आने की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो ट्यूबोक्रारिन की वजह से हमारे पास एक्शन आ रहा था, जो मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है, वो हमारे पास जो पैरालिसिस हो जाती है मसल्स की, वैसे सिम्टम्स आते हैं माइसीनिया ग्रेविस के अंदर। अब माइसीनिया ग्रेविस के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्फेजिया हो जाता है, हमारे पास डिफिकल्टी इन स्पीकिंग डिसआर्थरिया हो जाता है, हमारे पास डिप्लोपिया हो जाता है और टॉसिस हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो पेशेंट है वो हमारे पास अपने फेस के मसल्स नहीं मूव कर पाता, अपने जो उसके मसल्स होते हैं वो हमारे पास पैरालिसिस हो जाते हैं, हमारे अपने स्मूथ मसल्स को मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो फूड को स्वैलो नहीं कर पाता, जिसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। वो हमारा जो पेशेंट है वो बोल नहीं पाता, जिसको हम कहते हैं डिसआर्थरिया। और हमारे पास आई मूवमेंट नहीं हो पाती हमारे पास माइसीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास जो हमारी लिम्स, हमारे हैंड्स और लेग्स हैं, उनके अंदर वीकनेसेस हो जाते हैं, और हमारे पास अल्टीमेटली जो स्केलेटल मसल्स हैं उसका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और जो पेशेंट है वो परमानेंट पैरालिसिस की तरफ हमारे पास उसके सिम्टम्स प्रोसीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास पॉइंट आता है कि हम माइसीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। हम जो एंटीबॉडीज की वजह से हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, वो कैसे हमारे पास उनको कैसे ट्रीट करेंगे कि हम माइसीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस ड्रग्स, जो कि हमारे पास नियोसिग्मिन और फाइसोसिग्मिन है। ये हमारे पास एजेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है उसको इंक्रीज करवा देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। और
उसके अलावा हमारे पास जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है और जो हमारे पास मसल का पावर है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो एंटी एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ लाती है हमारे पास। लेकिन और जो हमारे पास एडवांस्ड केसेस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम एंटी एसिटाइलकोलिन ड्रग्स जो है उनको यूज नहीं कर सकते। अब जब हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स की ओवर स्टिमुलेशन होती है तब हमारे पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स की भी स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास सैलिवेशन, मियोसिस और एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, जो कि हम एट्रोपिन के साथ ट्रीट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो हम नियोसिग्मेंट के साथ, पेरिडोसिग्मेंट के साथ और हमारे पास एम्बिनोनियम के साथ हम इंक्रीज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एजेंट आता है दैट इज एड्रोफोनियम। हम एड्रोफोनियम का यूज करके हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो माइसीनिया ग्रेविस के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं। अब जब हमारे पास किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर सर्जरी की वजह से या स्ट्रेस की वजह से जब हमारे पास मसल वीकनेस हो जाती है तब उसको हम कहते हैं माइस्थीनिया क्राइसिस। और जब हमारे पास एक्सेस डोज हो जाए एंटी एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस की, उसकी वजह से हमारे पास मसल जो है वो वीक हो जाए, तब हमारे पास हम उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर या तो हमारे पास माइस्थीनिया क्राइसिस हो सकता है या फिर हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस हो सकता है। अब इन द केस ऑफ माइस्थीनिया क्राइसिस अगर हम एड्रोफोनियम देंगे तो जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो इनिशियली हमारे पास इम्प्रूव हो जाएंगे, तो हमें डायग्नोसिस हो जाएगा कि हमारे पास माइस्थेनिक क्राइसिस है। और अगर हमारे पास कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ तो एड्रोफोनियम की प्रेजेंस में हमारे पास जो सिम्टम्स हैं वो और भी ज़्यादा वर्सन हो जाएंगे। अब एंटी एसिटाइलकोलिन ड्रग्स के अलावा और एट्रोपिन के अलावा हमारे पास जो ट्रीटमेंट है माइस्थीनिया ग्रेविस की, उसके अंदर हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और हमारे पास इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज किए जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारे पास जनरेशन होती है एंटीबॉडीज की उसको प्रिवेंट करवा देते हैं। सो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। थैंक यू।